हेलो दोस्तों। अर्थव्यवस्था में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थव्यवस्था को इतने सिंपल तरीके से समझाएंगे कि आपको इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा और आपको जो है बहुत अच्छे जो है परसेंटेज आने में भी आपको हेल्प मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे क्या, जैसे कि नाम में है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या अलग क्षेत्र हैं जो ये आपको पहले ही डायग्राम से समझाया गया है। एक यहाँ पे कुम्हार और कुम्हारिन जो है मिट्टी का काम कर रहे हैं। ठीक है, और चूंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें कोई अलग से मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक आपका हो गया। यहाँ देखिए कपास की खेती की जा रही है। अगेन जो है कपास मतलब लिया जा रहा है, प्राकृतिक में आएगा। ठीक है, यहाँ पे इसी कपास से जो है, इसी कपास का जो है विनिर्माण प्रक्रिया से जो है कपड़े बनाए गए हैं, तो ये आपका द्वितीयक हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ देखिए, यहाँ जो है न्यूज़पेपर दिया जा रहा है, ये सेवा प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ अगेन सेवा प्रोवाइड कर रहा है कूली। तो ये दोनों सेक्टर किस में आएंगे, तृतीयक सेक्टर में आएंगे। ठीक है, और दोस्तों आपको ध्यान से सुनना है और फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, और किसी भी तरह का जो है मन में जो है ये नहीं सोचना है कि हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, हमको अच्छा परसेंटेज लाना है, तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट जो है वीक नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में आपको गतिविधियों को दिखाया गया है, जैसे हमने आपको बताया कि जो मिट्टी का काम हो रहा है, जो कपास, यहाँ पे ये दोनों प्राकृतिक हो गया। जो कपास से कपड़े बना के बेचे जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, विनिर्माण हुआ है, तो द्वितीयक हो गया। और ये दो चीज़ उदाहरण है आपका सेवा क्षेत्र का, यानी कि तृतीयक क्षेत्र का। इस चैप्टर में दोस्तों जो स्टार्टिंग से मतलब पेज नंबर 19 से लेके पेज नंबर 29 तक, 29 तक जो है हम लोग समझेंगे कि जो आर्थिक क्षेत्र हैं उनको कितने पैमाने पे बांटा जाता है, क्या समस्याएं देखी जाती हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ये तो मतलब तीन अलग अलग बेसिस दिया गया है आपको इस चैप्टर में। पहला बेसिक आधार माना गया है गतिविधि, गतिविधियां जो है पहला आधार है। दूसरा जो है आपको फिर देखने को मिलेगा पेज नंबर 30 से, पेज नंबर 30 से मिलेगा आपको 30 से आपको मिलेगा 33 तक। इसमें आपको जो है आधार क्या है, कामकाज के आधार पे जो है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। और फिर लास्ट में जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर आपको जो है सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि ऐसा कोई गतिविधि, मतलब पहले गतिविधि के आधार पर बताया गया है। देखिए पहला जो बेसिस आपका गतिविधि है, ठीक है, कि जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, वो जो गतिविधि के आधार पे तीन सेक्टर में डिवाइड किया गया है कि उत्पादन जो है प्राकृतिक रहे। जैसे इसमें आपका कपास का उत्पादन हो गया, दूध उत्पादन हो गया, मछली उत्पादन हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, मत्स्य पालन। उसके बाद आपका जैसे इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जैसे लॉ एस्क जो है, ठीक है, लॉ एस्क जब है, जब अपने नॉर्मल फॉर्म में है, इसको अभी प्रोसेसिंग करके लोहा या स्टील नहीं बनाया गया है, तो ये जो है काउंट होता है प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन जब इसका प्रोसेसिंग कर दिया जाता है, स्टील या लोहा बनाया जाता है, तो ये फिर हो जाता है क्या, ये द्वितीयक क्षेत्र में काउंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि कोई संपदा जब प्राकृतिक रूप में इस्तेमाल होता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और जब वो विनिर्माण प्रणाली के थ्रू, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू जब वो जाती है, तो फिर वो द्वितीयक क्षेत्र में काउंट होती है। यहाँ पे आपको यही चीज़ समझाया गया है कि जैसे कपास जब नॉर्मल अपने फॉर्म में है तो प्राथमिक में है, लेकिन जब कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग करके हम सूत काटते और कपड़ा बनाते हैं, तो फिर वो बदल जाता है द्वितीयक क्षेत्र में। उसी तरह गन्ना, गन्ना अपने आप में जो है वो प्राथमिक सेक्टर में आएगा, लेकिन जब उसको आप उससे चीनी और गुड़ बना लेते हैं तो फिर वो द्वितीयक सेक्टर में काउंट होता है। ठीक है, ये आपको समझा दिया गया। और फिर थर्ड कैटेगरी क्या बताया गया है कि जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त, ठीक है, एक तीसरी कोटि है
जिसको हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। और ये क्षेत्र क्या करता है कि जो प्राथमिक द्वितीयक में जो उत्पादन होता है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो मान लीजिए ये खेत है, ठीक है, और ये फैक्ट्री है, यहाँ पे गेहूं हो रहा है, गेहूं से है ब्रेड बनाना है, ठीक है। तो हमको जो है गाड़ी चाहिए, ट्रक चाहिए या छोटा बस चाहिए जो उसको जो है गेहूं को पहुंचाए, गांव से जो है मतलब पास के शहर में लेके आए, फैक्ट्री में लेके आए, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को सेवा प्रदान कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो फ़ोन पे बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, ठीक है। ये सारा चीज़ जो है ये सेवा क्षेत्र में आता है। तो गतिविधि के आधार पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 क्लासिफिकेशन हम लोग को 3 वर्गीकरण पढ़ना है, जिसमें पहला जो है आपका किसके आधार पे हो गया, गतिविधियों के आधार पे। अगर वो प्राकृतिक उत्पाद है, उसका विनिर्माण नहीं हुआ है तो वो नेचुरल हो गया, आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। उसके बाद जब उसका विनिर्माण हो जाएगा, उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वो द्वितीयक क्षेत्र में होगा। कॉमन भाषा में समझने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर समझ लेते हैं, और जो उसको प्रोवाइड से मतलब इन दोनों को जो मदद प्रोवाइड करती है उसको हम तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है परिवहन, भंडारण, आपका आईटी सेक्टर जो है, बैंकिंग सेक्टर जो है, ये सब इसमें आएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे गतिविधियों में आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जो है प्राथमिक, कौन सा द्वितीयक, कौन सा तृतीयक है, ये आपको बताना है। तो मैंने बताया कि आप देखिएगा कि अगर वो प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है आपका जैसे दूध विक्रेता हो गया, मछुआरा हो गया, ठीक है, उसका कुछ प्रोसेसिंग नहीं हुआ है तो वो आपका जो है कुम्हार हो गया, है ना, फूल की खेती करने वाला, ये सब जो है आपका एग्जाम्पल प्राइमरी का है। वहीं पे हम कुछ देखते हैं अंतरिक्ष यात्री हो गया, कॉल सेंटर के कर्मचारी हो गए, तो ये मधुमक्खी पालक भी आपका प्राइमरी में मतलब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, ठीक है। उसके बाद पुजारी हो गए, कुरियर पहुंचाने वाला हो गया, ठीक है, और महाजन हो गए, ये सब जो है एग्जाम्पल किसका हो गया, तृतीयक क्षेत्र के। फिर दिया सलाई कारखाने में श्रमिक, ठीक है, ये जो है दिया कारखाना मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। टोकरी बुनकर, यहाँ भी कुछ प्रक्रिया चल रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, बांस जो है उसका प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। दर्जी अगेन सेवा प्रोवाइड कर रहा है, तो इस आधार पे करना है। अब देखिए, अब इस पार्ट में जो है तीनों क्षेत्रों की जो है तुलना की गई है, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, तीनों सेवा का जो है तुलना किया गया है किस किस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो रोजगार के मैटर में क्या बदलाव आया ये अभी हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ जो है किसका जो है यहाँ पे एक टर्म अभी आएगा, सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी के योगदान में क्या बदलाव देखा गया, ये सब चीज़ को समझेंगे। और उससे पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि एक होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट, है ना, जो अंतिम उत्पाद होता है। एग्जाम्पल, जब गेहूं से ब्रेड बनता है तो ब्रेड जो है वो फाइनल उत्पाद है, और जो गेहूं है वो इंटरमीडिएट, ठीक है, बीच वाला उत्पाद है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे के समझाया गया है कि जब भी हम जीडीपी निकालते हैं, यहाँ देखिए आपको उस चीज़ को बताया गया है, तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना होती है। वही आपको जो एग्जाम्पल बताए कि गेहूं से जो है आपका जो बिस्कुट तैयार हो रहा है, तो जो बिस्कुट फाइनल बनेगा उसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जाती है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे आपको फिर इम्पॉर्टेंट जो है एक्सप्लेन किया है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर, ठीक है, एक साल के अंदर जैसे अपना भारत देश है, तो एक साल के अंदर भारत देश की सीमा के अंदर जो तीनों सेक्टर हम लोग देखें ना, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है, तो तीनों सेक्टर का जो भी जो है गुड्स और सर्विसेज मतलब अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको हम लोग कहते हैं जीडीपी
इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ध्यान रहे, इसमें हम लोग वो चीज़ मतलब नहीं काउंट करते कि जो भारतीय बाहर काम कर रहे हैं, जैसे यूएसए में, यूएई में, ठीक है, जो काम करते हैं और अपने भारत में पैसा भेजते, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसके लिए जीएनपी, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद टर्म इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे हमने बात किया कि क्या परिवर्तन जो है देखने को मिला है, तो देखिए होता क्या है दोस्तों कि पहले लोग जो हैं प्राथमिक सेक्टर पे और गांव में रह रहे हैं, उसके बाद आपका इंडस्ट्री जो कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है, द्वितीयक में, ठीक है, और उसके बाद जो है सेवा क्षेत्र का बढ़ना होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बताया गया है कि सामान्यतः अधिकांश विकासशील देशों के इतिहास में ये देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहता है। उसके बाद जैसे जैसे कृषि प्रणाली डेवलप करती है तो उसके बाद दूसरा जो है फिर शिल्पकार व्यापारियों की संख्या बढ़ती है, परिवहन, और उसके बाद जो है फिर परिवहन प्रशासक ये सब जो है बढ़ने लगता है, जो आपको बताएं। और ये 100 साल में ऑब्जर्व किया गया है कि के बाद विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आ और उनका प्रसार होने लगा। पहले प्राथमिक, फिर जो है विनिर्माण प्रक्रिया, और उसके बाद जो है आपका जो है विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, तो ये परिवर्तन देखने को मिला है। शुरू में 100 साल लगा प्राथमिक से द्वितीयक में, और फिर जो है अब टर्शरी सेक्टर में जो है ये बदलाव देखने को आया है। अब इसी को जो है डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पे आपको 40 साल का जो है कंपैरिजन किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले जो है सकल घरेलू उत्पाद बहुत भारत का कम था। आप जानते ही हैं कि मतलब 1991 से पहले, यानी कि आज़ादी से लेके इन 40 साल में क्या था, भारत जो है एक बंद अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था, उतना विदेशी व्यापार नहीं होता था और सरकारी कंपनियों का बोलबाला था, बहुत ज़्यादा करप्शन, और उतना मतलब ग्रोथ नहीं था, निर्यात भी उतना नहीं होता था। तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है वो बहुत कम था। लेकिन फिर 1991 के बाद जब एलपीजी यानी बोले तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, हालांकि ये आपको आगे के चैप्टर में समझना है वैश्वीकरण में, लेकिन मैं आपको एक ब्रीफ बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा है कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि 1973-74 में इतना कम भारत का सकल घरेलू उत्पाद है और फिर बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, उसका कारण क्या है, तो उसका कारण यही है कि 1991 में भारत जो है आपको उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण चालू किया, निर्यात बढ़ा, विदेशी कंपनियां आई, निजी क्षेत्र बढ़े, और फिर ये बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कंपैरिजन किया गया है कि उत्पादन में जो तृतीयक क्षेत्र है उसका बढ़ता महत्व, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तृतीयक क्षेत्र का कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे शेयर दिखाया गया। जो ब्लू वाला है ये प्राथमिक क्षेत्र है, जो ये आपको रेड दिख रहा है द्वितीयक है, और ये जो है तृतीयक है। तो क्यों 40 साल में जो है ना इसका उत्पादन बढ़ा है, इस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि इन 40 साल में प्राथमिक क्षेत्र को पीछे करके जो है तृतीयक क्षेत्र आगे उभरा है। ठीक है, इसके कारण क्या है, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी देश जब विकास करता है तो वहाँ पे अस्पताल, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, पुलिस थाना, ठीक है, रक्षा, नगर निगम, ये सब जो बेसिक सुविधाएं हैं उनको बढ़ाया जाता है। ये कारण है इसका ग्रोथ होने का। दूसरा कारण बताया गया है कि ये तीनों सेक्टर, जैसे हमने आपको बताया था कि खेत है और यहाँ पे फैक्ट्री है, गेहूं को इधर पहुँचाना है बिस्किट के लिए, तो बीच में आपको परिवहन देना पड़ेगा। तो मतलब जब प्राथमिक क्षेत्र का विकास होगा, जब द्वितीयक क्षेत्र का विकास होगा, तो स्वाभाविक है कि तृतीयक क्षेत्र का विकास होना ही होना है। एग्जाम्पल के तौर पे जब भारत में हरित क्रांति, ठीक है, मतलब हरित क्रांति चालू हुई 1966-67 में, तो अब खेतों के लिए जो है ट्रैक्टर का मतलब चाहिए, और उसके लिए फिर फर्टिलाइजर बनेगा। मतलब सब तीनों जो है ना, तीनों सेक्टर जो है इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, आपस में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, तो पहले आपको कारण बताया गया कि जब देश का विकास होता है तो बेसिक सुविधाएं बढ़ती हैं, उससे विकास हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि क्यों जो है तृतीयक क्षेत्र का जो है क्यों बढ़ा है। फिर और एक बढ़ता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है, अब देखते हैं शहरों में क्या होता है, बाहर खाने का, शॉपिंग करने का, ये सब ज़्यादा महत्व है। और अब तो जैसे जैसे जो है इनकम बढ़ रहा है, गांव में भी जो चलन है, गांव में भी आप देखते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट जो है वो चीज़ों को पहुंचा रहा है और शॉपिंग बढ़ रही है। ठीक है, गांव और जो शहर के जो दूरियां थी वो मतलब पट रही हैं। और उसके साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में सूचना और प्रौद्योगिकी जो है बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। आप देख सकते हैं अभी 2016 में जियो आने के बाद एंड्रॉयड का सबका कल्चर कितना ज़्यादा बढ़ा है, नेट कनेक्टिविटी कितना ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक चीज़ और अच्छा बताया गया है, वो क्या है कि ऐसा नहीं है कि सेवा क्षेत्र का विकास हो रहा है तो सेवा क्षेत्र में भी अलग अलग कंपोनेंट है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, तो सबका एक जैसा विकास नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे सेवा क्षेत्र में जो कुशल और शिक्षित श्रमिक हैं उनको रोजगार मिलता है, लेकिन वही हमने बात की थी शुरुआत में, कुली की बात की थी, छोटी दुकानों की बात की थी, मरम्मत कार्यों की बात की थी, जो ड्राइवर हैं तो उनको जो है मतलब उनके हालत में उतना सुधार नहीं हुआ। यहाँ पे आपको दो डायग्राम दिखाया गया है। पहला जो है सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में क्या सेक्टर का मतलब हिस्सेदारी रहा है वो आपको बताया गया है। कि पहले आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया 1973-74 में आपका जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका योगदान 40% था, 15% के आसपास इंडस्ट्री सेक्टर का द्वितीयक क्षेत्र का था। ठीक है, 40 और इधर 15 हो गया आपका 55, और 45% जो है आपको सेवा क्षेत्र था। लेकिन जब भारत बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था हो गया, जब यहाँ पे विदेशी कंपनियाँ आने लगी, निजी क्षेत्र बढ़ने लगा, मैंने वही आपको बताया एलपीजी। ठीक है, 1991 में जब प्रॉब्लम आ गई तो फिर भारत को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था होना पड़ा, अपने अर्थव्यवस्था में बदलाव करना पड़ा। और फिर उसी का नतीजा है कि जो सर्विस सेक्टर है, देखिए इसका कंट्रीब्यूशन, जिसमें कि आपको आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, होटल, ठीक है, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, तो इसका शेयर देखिए, जो कृषि सेक्टर है उसका जीडीपी में शेयर जो है वो घट गया, लगभग आपका 15% के आसपास हो गया है। जो इंडस्ट्री जो पहले 15% था, इसका बढ़ के मान लीजिए 20% हो गया, 15 और 20 आपका हो गया 35, और 65% जो है हिस्सेदारी किसका हो गया, आपका सेवा क्षेत्र का। ठीक है, और केवल ये सेंटर के लिए नहीं, अगर आप राज्यों में भी बात करेंगे तो राज्यों में भी जो कृषि है उसका जो है, कृषि और संबंधित क्षेत्र, ठीक है, तो उसका जो है वो योगदान घटा है। और जो सेवा क्षेत्र है, जिसमें मैंने आपको बताया आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, वो सब का जो है महत्व बढ़ा है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आगे मतलब पूछा भी है। लेकिन अगर आप रोजगार की बात करेंगे, तो जितने तेजी के साथ जीडीपी में योगदान बढ़ा है, जैसे हमने देखा कि 45% था और फिर बढ़ के 65% हो गया, उस हिसाब से जो है रोजगार में नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखिए अभी भी अगर आप सिंगल सेक्टर की बात करेंगे तो पहले 71% लोग जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। ठीक है, और 18% जो है वो आपको सेवा क्षेत्र में थे, 11% जो है आपको द्वितीयक क्षेत्र में थे। तो देखिए अभी भी अगर सिंगल सेक्टर की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग कार्य कहाँ करते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में, उसके बाद सेवा क्षेत्र में, और उसके बाद जो है द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक है, तो जिस हिसाब से एक क्वेश्चन आगे पूछा भी गया है कि जिस हिसाब से जो तृतीयक क्षेत्र है उनका सकल घरेलू उत्पाद में जिस हिसाब से हिस्सेदारी बढ़ी है, उस हिसाब से रोजगार में वो बढ़ाव देखने को नहीं मिला है। और यहाँ पे आपको जो है मेंशन भी किया गया है आगे चल के कि देखिए सेवा क्षेत्र में जो उत्पादन है वो 14 गुना बढ़ा है, लेकिन रोजगार में 5 गुना का ही जो है वो वृद्धि हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को बताया गया है। प्लस अधिकांश लोग नियोजित कहाँ पे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी इवन दो आपका जो सकल घरेलू उत्पाद में जो है वो हिस्सेदारी काफ़ी घट गया है, कहाँ पहले 40% था, कभी कहाँ भी 15% के आसपास हो गया है। ठीक है, घट गया है, लेकिन
रोजगार में अभी भी ज़्यादा रोजगार जो है वो लोग कहाँ कर रहे हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में ही लोग रोजगार कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सेवा क्षेत्र में काम करना है, ठीक है, अगर आपको इंडस्ट्री सेक्टर में काम करना है तो आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है, देश में आधे से अधिक श्रमिक, ठीक है, मुख्यतः कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें जो योगदान है लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जो भाग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसमें रोजगार कम है। क्या इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी हम लोग देखेंगे कि एक तरह की बेरोजगारी होती है, एक होता है कि जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, और एक छुपी हुई बेरोजगारी है। तो कृषि में दोस्तों कुछ ऐसा ही है कि जैसे अब इंडस्ट्री में तो काम लग नहीं सकता है, ठीक है, बहुत मुश्किल है सर्विस सेक्टर में जाना, सेवा क्षेत्र में जाना, तो लोग जो है कहाँ फंसे हुए हैं? कृषि क्षेत्र में। ठीक है, काम जो है 5 लोगों का है, कितने लोग लगे हुए हैं? 10 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, इस चीज़ को आगे समझाया गया है, जिसको अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी किसान लक्ष्मी का उदाहरण लिया गया है, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उगाती हैं। इसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, लेकिन उनका आउटपुट उतना नहीं है। तो इस प्रकार की जो अल्प बेरोजगारी होती है, जो छुपी हुई है, इसको क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, खुली बेरोजगारी, ये खुली बेरोजगारी नहीं है, छुपी हुई है, इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक है, अतः मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है। चूँकि आपको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोग की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोग के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। दिए गए उदाहरण में 2 सदस्य किसी कारखाने में भी काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वो लोग अपनी भूमि से पहले जैसे उत्पादन कर सकेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अभी ज़रूरत है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को तोड़ा जाए, और जो प्रेशर है, क्योंकि ज़मीन तो कम है, लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, तो इंडस्ट्री सेक्टर को डेवलप करके, सर्विस सेक्टर को डेवलप करके जो भार है कृषि सेक्टर पे उसको कम किया जाए। ठीक है, और बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों अनियत श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश में रहते हैं। प्लम्बर, पेंटर, मरम्मतकार, ऐसे लोग जो हैं वहाँ पे पूरा दिन बिताते हैं पर उतना कमा नहीं पाते हैं। अभी हम लोग इसको संगठित असंगठित में बात करेंगे। तो फिर सवाल उठता है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ बात की थी, और आप देखेंगे भी कि गांव में जो 80% किसान हैं वो छोटे किसान हैं, उनके पास संसाधन की कमी है। तो लक्ष्मी का एग्जाम्पल दे के ही जो है सॉल्यूशन बताया गया है। इसके परिवार की भूमि की सिंचाई हो तो एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकती है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचाई करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल उपजा सकेगी। एक ऑप्शन तो ये है। 2 लोग को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान कर सकती है, तब परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी ज़मीन में रोजगार मिल सकता है। तब मान लें कि ऐसी कई खेती की सिंचाई के लिए एक नए बांध का निर्माण किया जा सकता है अथवा एक नहर खोदी जा सकती है। ठीक है, एक तो सुविधा ये हो गया। उसके बाद अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं, उन्हें कुछ उत्पाद बेचने की आवश्यकता होगी। इसके लिए अपना उत्पाद नज़दीक के शहर में ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर सरकार जो है उनके परिवहन, भंडारण पर अथवा ग्रामीण सड़क के निर्माण पर निवेश करती है। अभी होता क्या है दोस्तों कि 30 से 40% जो फसल है वो नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर जो है भंडारण का सुविधा नहीं है, स्टोरेज का, सड़क जो है प्रॉपर नहीं है, परिवहन की भी कमी है, इसलिए 30 से 40% नुकसान हो जाता है। तो सरकार अगर ऐसा काम करती है तो काम बनेगा। ठीक है, उसके अलावा केवल पानी तक सीमित नहीं है। अब लक्ष्मी को अगर कम
दाम पे बीज उर्वरक ये सब मिल जाता है, ठीक है। कृषिगत उपकरण, पानी निकालने के लिए पंप सेट, तो इससे भी जो है उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि ये सब मिलने नहीं पाता है, तो वो साहूकार से उधार लेना पड़ता है और उच्च ब्याज दर पर वापस करना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर उच्च ब्याज दर पे उधार लेने से क्या दिक्कत होता है। तो यदि स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करता तो वह उन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और अपनी भूमि पर खेती करने में सक्षम होगा। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ कृषि में सुधार के लिए, तो पहले तो ये बताया गया कि क्या सुधार करना चाहिए, पानी की तो सुविधा, उसके अलावा जो है कृषि में सुधार के लिए ऋण की सुविधा। इसको हम लोग चैप्टर 4 में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 4 यहाँ पे चैप्टर 3 होना चाहिए, ठीक है। उसमें डिटेल में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है। और हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वो तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सके, ठीक है। जैसे अब केवल कृषि में आप जो होता है ना, रोजगार जनरेट नहीं कर सकते ना, ये हर समय न्यूज़पेपर में भी आता है। और ऐसे भी जो अर्थशास्त्री, उनका कहना है कि आपको जो है गैर कृषि रोजगार पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो वही बात बताया जा रहा है कि अनेक किसान अरहर और टमाटर उपजाने का निर्णय लेते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा उदाहरण है, ठीक है। टमाटर से टोमेटो कैचिंग जो होते हैं ना, खाद प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत स्कोप है। मैंने आपको बताया कि कैसे 30 से 40% जो है मतलब चीज़ें नुकसान हो जाती हैं, है ना। तो शीत भंडारण गृहों के खुलने से किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वो अपने आलू प्याज जैसे उत्पादों का भंडारण कर सके और अच्छी कीमत मिल में बेच सके। वन क्षेत्रों के निकटवर्ती गांव में हम शहद, अब जो खासकर जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे वन बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पे शहद संग्रहण केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। साथ ही साथ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जी से अभी जो है गेहूँ चावल चलता है, उससे जो है फ्रूट वेजिटेबल, सब्जियां, कृषिगत उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, ठीक है, बाहरी में जा सके प्रसंस्करण के लिए। तो ये चीज़ आपको मतलब दिया गया है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो सकता है। उसमें आपको किसान को पहले तो आपको बताया गया कि किसान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और फिर गैर कृषि की बात की गई है। किसानों के लिए वही सिंचाई की सुविधा अच्छा कीजिए। ये मतलब देखिए कि वहाँ पे जो है सरकारी बैंक हो जो कि कम ऋण मतलब कम इंटरेस्ट पे जो है उनको जो है बीज उर्वरक ये सब के लिए पैसे मुहैया करवाए ताकि वो साहूकार से बचे, है ना। उसके बाद आसपास जो है बढ़ावा देने के लिए जैसे यहाँ पे बता दिया गया कि दाल मिल की स्थापना करना, शहद संग्रहण करना, ये सब चीज़ दिया गया है। अब यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का कुछ, हालांकि प्लानिंग कमीशन 2015 में ख़त्म करके नीति आयोग लाया गया है, तो उसका कुछ सर्वे का जिक्र किया गया है। जैसे कि भारत में 60% जो जनसंख्या है वो 5 से 29 वर्ग की है, लेकिन इसमें से जो है मात्र 51% लोग ही जो है विद्यालय जाते हैं। शेष खासकर 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। तो प्लानिंग कमीशन का मानना है कि लगभग 20 लाख रोजगार तो शिक्षा के क्षेत्र में ही है, ठीक है। यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। यह कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रत्येक राज्य में एक तो मतलब ये चीज़ बताया गया, वहाँ के निवासियों और आय उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है, ठीक है। या पर्यटन, ठीक है, पर्यटन दिया है, अथवा क्षेत्र शिल्प उद्योग अथवा सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए झारखंड का ही हम बात करें तो झारखंड में जो संथाल परगना है, मतलब बाबा धाम है, फिर आपका जो है दुमका में जो है कैनेडा डैम है, ठीक है। तो ये सब मतलब काफ़ी टूरिस्ट प्लेस हैं, लेकिन जो है प्रॉपर कनेक्टिविटी ना होने के चलते, सरकार के द्वारा प्रॉपर ध्यान नहीं दिए जाने के चलते वो एरिया का उतना विकास नहीं हो पाया है, ठीक है।
तो इसमें बोला गया कि अगर हम पर्यटन क्षेत्र में भारत में अलग अलग एरिया में बहुत ज़्यादा पर्यटन का स्कोप है तो हम 35 लाख रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पूछा गया ना कि कैसे रोजगार का सृजन, तो एक तो कृषि वाला हो ही गया, उसके अलावा हमको प्रेशर कम करना है तो शिक्षा में सुधार करके, स्वास्थ्य में सुधार करके, पर्यटन में सुधार करके कर सकते हैं। अब देखिए शहरों के मुकाबले, ठीक है, शहरों के मुकाबले, अर्बन एरिया के मुकाबले जो गांव हैं वहाँ पे रोजगार के जो मतलब साधन है वो बहुत कम है। खेती एवं कृषि संबंधित चीज़ मतलब प्राथमिक क्षेत्र वाले चीज़ ही ज़्यादा है, और उसके चलते अब चूंकि रोजगार नहीं है इसलिए गांव में शहर के मुकाबले, ठीक है, गरीबी, भूखमरी, ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। और इसको दूर करने के लिए सरकार जो है एक स्कीम लाई जिसका पहले नाम 2005 में नरेगा था, बाद में मनरेगा कर दिया गया। और ये काम का अधिकार, ठीक है, इसमें जो है 100 दिनों का काम का अधिकार दिया जाता है, जिसमें तालाब कुएं खुदवाना, स्कूल बनवाना, अब फिर जो है टॉयलेट बनवाना, ये सब काम जो है किया जाता है। तो इसका जिक्र आपको मतलब किया गया है। अब ये तो अभी हम लोग जो देखे वो किसके आधार पे था, वो गतिविधि के आधार पे था। अब हम लोग सेकंड क्लासिफिकेशन देखेंगे कि काम काज के आधार पे जो है इसको संगठित और असंगठित क्षेत्र में किया गया है। नाम से ही लग रहा है संगठित, और यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया गया है, कांता का और कमल का। तो संगठित नाम से ही है ऑर्गेनाइज, असंगठित जो है मतलब जहाँ ऑर्गेनाइज नहीं है। भारत का जो लेबर फोर्स है उसका 90% जो काम करने वाले लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में है और संगठित में 10% है। संगठित में क्या होता है, कांता का एग्जाम्पल दिया है। कांता मान लीजिए कार्यालय में काम करती है, सुबह एक टाइम पीरियड है, 9:30 बजे जाती है, शाम को वापस आ जाती है। साथ ही साथ मंथली सैलरी मिलता है, इसके अलावा छुट्टियां हैं, चिकित्सा सुविधा है, ठीक है, और जो है एक नियुक्ति पत्र, ये सब सुविधा आपको मिलता है संगठित क्षेत्र में। जॉब सिक्योरिटी होती है, जब तक आपको कोई निकाल नहीं सकता है। उसके बाद आपको टाइमली वेतन मिलता है और बाकी भी आपको मेडिकल फैसिलिटी, पेड लीव, सब कुछ आपका रहता है। वहीं एक कमल का बात किया गया है जो पास के एक दुकान में काम श्रमिक है, डेली मजदूरी करता है, 7:30 बजे जाता है, 8 बजे रात को वापस आता है। इसके अलावा कोई भत्ता नहीं मिलता है, ठीक है, छुट्टी का तो कोई गुंजाइश नहीं है और कोई औपचारिक पत्र नहीं होता। तो आपको कांता और कमल के द्वारा जो है आपको यहाँ पे समझाया गया है संगठित और असंगठित क्षेत्र। फिर यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि संगठित क्षेत्र में होता क्या है। जैसे मान लीजिए जो लोग रेलवे में काम करते हैं, बैंक में हैं, SBI, ICICI, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है। इसके अलावा जो है तेल की कंपनियां हैं, ONGC, ठीक है, NTPC, ठीक है, थर्मल पावर कंपनी, तो ये सब जो है संगठित क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि सारा जो है नियम कानून यहाँ पे लागू होता है। कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी मिलना है, सेवा अनुदान अधिनियम, ठीक है, अगर दुकान में है वहाँ भी मतलब सारा नियम कानून जो है संगठित क्षेत्र में जो है फॉलो होता है, ठीक है। प्रॉपर जो है जॉब सिक्योरिटी रहती है, रोजगार सुरक्षा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे प्लस पॉइंट है। क्यों सरकारी नौकरी के लिए इतना मारामारी रहता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है, टाइमली वेतन मिलता है, छुट्टियाँ रहती हैं। यहाँ पे दिख रहा है सवेतन छुट्टी, अवकाशन काल में भुगतान, भविष्य निधि, ये सब मेडिकल लीव, ये सब जो होता है। और जब वो रिटायर होते हैं तो पेंशन का भी सुविधा रहता है। इसके विपरीत जो कमल है असंगठित क्षेत्र में, एक तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा देर काम करना होता है, छुट्टी तो ना के बराबर है, रोजगार सुरक्षित नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ को जो है आपको मतलब बताया गया है। इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्य जैसे सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में स्वयं नियोजित हैं, ठीक है। उसके बाद और भी जैसे असंगठित क्षेत्र में कौन कौन लोग आते हैं, जो आपके ट्रक ड्राइवर सब हो गए हैं, टेम्पू चालक, उसके बाद जो छोटे किसान हैं, 80% जो छोटे किसान हैं, ठीक है, वो सब मतलब आते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, असंगठित क्षेत्र में। जो घरों में काम करती हैं वो सब इसमें आते हैं। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में
10 लाख की आबादी पे आपको बताया गया है क्या क्या हिसाब किताब है। तो प्राथमिक में तो मैक्सिमम समझ लीजिए कि जो है आपको असंगठित में ही है, बहुत कम संगठित में है। द्वितीयक में देखिए 41%, सेकेंडरी सेक्टर में संगठित में है, असंगठित में 74, टोटल जो है 115 हो गया आपका। तृतीयक में जो है 40% संगठित में, 88% जो है असंगठित में। बोले ना पहले जो स्टार्टिंग में हम लोग बात किए थे कि ये मत समझिएगा कि जो तृतीयक सेक्टर है तो उसमें सब लोग का जो है मतलब बहुत अच्छा है। इसमें भी जो है जो लोग मान लीजिए बैंक में है, आईटी सेक्टर में है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन में है, ये लोग का तो बढ़िया है। लेकिन बाकी जैसे हो गए ट्रक ड्राइवर मैंने आपको कहा, उसके बाद जैसे जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं उनका स्थिति जो है बढ़िया नहीं है। अब फिर ये सवाल उठता है कि जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ पे श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। तो यहाँ पे दो अलग अलग चीज़, मतलब जैसे बोले ना कि वन साइज फिट ऑल नहीं होता है। ग्रामीण के लिए अलग समस्या है, इसके लिए अलग समाधान है, और जो शहरी क्षेत्र हैं उनके लिए अलग समाधान है। यही यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 1990 के बाद से जो है संगठित क्षेत्र में, जैसे पहले तो बताया गया कि संगठित क्षेत्र में बहुत फैसिलिटी रहता है, संगठित में नहीं रहता है, लेकिन संगठित में जो है रोजगार कम है, ठीक है, तो इसलिए लोग मजबूरी में जो है फिर वो असंगठित क्षेत्र में आते हैं, है ना। तो अब आपको संरक्षण कैसे प्रदान करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, असंगठित क्षेत्र में मुख्यतः भूमिहीन किसान हो गए, छोटे किसान हो गए, फसल बट रहे और कारीगर हो गए। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसान की श्रेणी में आते हैं। तो इनको कैसे मदद किया जा सकता है, सब्सिडाइज मतलब कम दाम पे बीज, कृषि उपकरण, साख भंडारण सुविधा, विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रामीण सेक्टर में। शहरी क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो मुख्यतः लघु उद्योग के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार एवं परिवहन में कार्यरत आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वाले, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वाले और कबाड़ उठाने वालों से रचित है। मतलब देखिए अभी तक जैसे ना ये सब के लिए कुछ पेंशन सुविधा का नहीं था, तो अभी क्या देखा जाता है, जैसे पीएम स्वनिधि योजना है, पीएम स्वनिधि योजना। तो इसमें क्या है, पीएम स्वनिधि योजना में कि जो मतलब सड़क पे अपना दुकान चलाते हैं, जो वेंडर्स हैं, जो गोलगप्पा ऐसे ऐसे मतलब कुछ काम करते हैं, उनको 10,000 तक का मतलब मदद प्रोवाइड किया जा रहा है। उसी तरह अपना काम शुरू करने के लिए पीएम मुद्रा योजना में जो है मतलब अभी ये सब किया जा रहा है। हालांकि अभी आपको ये उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपको आगे समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था कि संगठित क्षेत्र में हर तरह का सुविधा मिलता है लेकिन असंगठित क्षेत्र में नहीं है। तो शहरों में जो है ये काम किया जा कि स्वरोजगार चालू करने के लिए पीएम मुद्रा योजना आ गया है। उनके लिए अलग से जैसे अभी जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है सभी लोग बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते थे। इसको मतलब 2014 में जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो है सबके लिए एक्सेसिबल बनाया गया है। और जो भी प्रधानमंत्री जनधन योजना का लेता है उसको एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है, डेथ इंश्योरेंस का मतलब प्रोविजन है, ये सब मतलब किया जा रहा है। हम यह पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक जो हैं वो, इसमें एक और चीज़ दिया है कि बहुत सारे जो श्रमिक हैं असंगठित क्षेत्र में वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों से हैं, रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पे काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव का भी शिकार होते हैं। हम देखते हैं कि इवन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग जो है कैसे भेदभाव करते हैं। इसीलिए मतलब होता है ना कि इसी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। और फिर लास्ट में जो आपको बताया गया क्या, लास्ट में आपको जो है स्वामित्व के आधार पे, ठीक है, स्वामित्व के आधार पे जो है ऑनरशिप के आधार पे, ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, पब्लिक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। पब्लिक सेक्टर मतलब जहाँ पे सरकार का 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने जैसे बताया एसबीआई हो गया, सेल के अंदर जो अलग अलग स्टील प्लांट है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है,
ठीक है। और प्राइवेट में क्या क्या आ गया, टाटा हो गया, जिंदल हो गया, रिलायंस हो गया, ठीक है। इसमें लिखा भी है कि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों का जो मतलब ये सरकार का रहता है, जबकि निजी क्षेत्र में पर्टिकुलर मतलब घराने का रहता है, ठीक है, वैसा कुछ। अच्छा, रेलवे भी इसमें आएगा, डाकघर भी आएगा। और निजी क्षेत्र का जो है मेन लक्ष्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना होता है। अब जैसे क्या है कि आप सरकारी में देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें कि सेल का, सेल भी स्टील बनाता है, अलग अलग स्टील प्लांट है, और टाटा भी बनाता है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा लोग रोजगार में हैं कंपेरिजन टू टाटा, क्योंकि जो सरकारी कंपनियाँ उनका काम ये भी है कि सामाजिक आर्थिक विकास करना, केवल प्रॉफिट देखना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता है, ठीक है ना। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं, तो वही है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, है ना। जैसे अभी कोविड में भी देखा गया ना कि सरकार ही जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वैक्सीन दिलाई, खाना प्रोवाइड करवाई। तो जरूरी है, क्योंकि भारत जो है वो एक कल्याणकारी राज्य है। भारत जो है एक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट, जिसका मकसद ये भी है, या पॉलिटी में शायद पढ़े होंगे, सिविक्स में, इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, जिसका मतलब ये भी है कि सरकार को ये भी देखना है कि पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति है, जिसके पास ना खाने का सुविधा है, ना कुछ रोजगार है, वो भी मतलब भूखे ना मरे, है ना। तो सरकार जो है देखिए ये सब तो करवाती है, सड़क, पुल, रेलवे, पता नहीं सबका निर्माण कराती है। इसके अलावा जो है सरकार जो है मतलब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत जो है बहुत कम दाम पे चावल, गेहूँ, राइस हो गया, वीट हो गया, मोटे अनाज प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि भारत में गरीबी और असमानता बहुत ज़्यादा है। तो वो बात यहाँ पे मतलब लिखा गया है। इसको अभी हम लोग देखेंगे ये वाला पोर्शन को, उसके पहले थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि जैसे सरकार जो है बहुत कम दाम पे जो है मतलब गेहूं और चावल देती है, खाद्य सुरक्षा इंश्योर करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को भी मतलब ध्यान में देती है। यहाँ पे आपको शिशु मृत्यु दर का बात किया गया है, उड़ीसा में 40 है, मध्य प्रदेश में 48 है, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया गया कि सरकार का समर्थन जरूरत क्यों पड़ता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो छोटे और लघु उद्योग हैं, वो जो है यहाँ पे बिजली से एग्जाम्पल दिया गया है कि वो बिजली उत्पादन और उसका अगर दाम ज़्यादा होगा तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो सरकार जो है किसानों को, लघु उद्योग को जो है बहुत कम दर पे, या बहुत जगह देखा गया है कि मुफ्त बिजली मुहैया करवाती है। उसी तरह मैंने बोला कि खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। और एक तबका है जो कि बेसिक चावल गेहूं भी नहीं खरीद सकता है गरीबी की वजह से, रोजगार होने की ना वजह से। तो सरकार ये स्कीम चला के राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है वो बहुत कम दर पे जो है चावल गेहूं जो है वो मुहैया करवाती है। प्रति व्यक्ति जो है 5 केजी, प्रति व्यक्ति जो है 5 केजी, मैक्सिमम जो है 25 केजी इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना है, उसमें 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो लोग गरीब हैं तो कहाँ से अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा दे पाएंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, उसके थ्रू जो है शिक्षा मुफ्त में दी जाती है। सरकारी हॉस्पिटल हैं जहाँ पे मुफ्त में ट्रीटमेंट होता है, मुफ्त में दवाइयाँ मिलती है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट का रोल रहता है। और लास्ट में जो है फिर आपको समरी दिया गया है। इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूहों में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है, गतिविधि के आधार पर देखा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और कैसे उसमें बदलाव आया। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यदि जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांश प्राथमिक क्षेत्रों में ही मिलता है। हमने यह भी देखा कि देश के रोजगार में के अवसरों की वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है,
ठीक है। दूसरे वर्गीकरण में हम संगठित असंगठित काम के आधार पे, ठीक है, अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है। हमने सार्वजनिक और जो स्वामित्व के आधार पे जो है हमने लास्ट कैटेगरी देखा कि दोनों में क्या अंतर है। अब जाते जाते जो है हम लोग इसका फिल इन द ब्लैंक्स तो ये सब देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र में रोजगार में उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है। हमने देखा कि उत्पादन में जो है 14 गुना हुआ है, जबकि जो रोजगार वह 5 गुना ही बढ़ा है। डैश क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीयक डैश क्षेत्रक के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होती है। संगठित भारत में डैश अनुपात में श्रमिक जो हैं, तो मैंने बताया बहुत बड़ी संख्या में लगभग 90% जो लोग हैं वो असंगठित क्षेत्र में हैं। कपास एक प्राकृतिक है, जबकि कपड़ा जो है विनिर्मित है। मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया ही कि कपास जो है प्राथमिक सेक्टर का है और जो कपड़ा विनिर्मित। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र जो है ये गतिविधियां आपस में इनका पारस्परिक संबंध है, ठीक है। एक ग्रो होता है, दूसरा ग्रो होगा तो तीसरा का भी ग्रोथ होना ही होना है। अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है क्या रोजगार की शर्तें? नहीं, ये है उद्यमों के स्वामित्व के अनुसार। जहाँ पे जिस कंपनी में हिस्सेदारी 51% से ज़्यादा सरकार की है वो आपका सार्वजनिक कंपनी हो गई, और जहाँ पे कम है वो निजी हो गई, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो है किस क्षेत्र में होता है? प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। मत्स्य पालन, खेती करना, दूध उत्पादन, ये सब जो है इसका एग्जाम्पल है। किसी वर्ष में उत्पादित, ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु को नहीं इंक्लूड किया जाता है तो ऐसे ही गलत हो गया। तो किसी वर्ष में उत्पादित, जो बी ऑप्शन है, सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल जो मूल्य होता है वो आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में काउंट होता है। लास्ट क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद जो है उसका 2013-14 के बीच में इसका हिस्सेदारी कितना रहा? तो लगभग ये 65% रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डिस्कशन और जो समझाने का तरीका है वो पसंद आया होगा। और जैसे कि मैंने कहा, किसी भी सब्जेक्ट का हुआ नहीं बनने देना है। आपको अच्छा परसेंटेज लाना है तो आपको हर सब्जेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना ही रखना होगा। हम इसी तरह आपके जो डाउट्स हैं एसएसटी के उसको दूर करते जाएंगे और एक से बढ़कर एक वीडियो दोस्तों बनाएंगे। और आपको भी जो है जमकर मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। धन्यवाद।